हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का टॉपिक नंबर 31 जिसमें बिहार जाति जनगणना के बारे में दिया हुआ है, तो बिहार जाति जनगणना को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग इसमें टॉपिक नंबर 32, 33, 34 और 35 इन सभी को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार जाति जनगणना के तथ्य के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार में जाति जनगणना की जो शुरुआत है 7 जनवरी 2023 से हुई थी और पहले चरण की जो जनगणना हुई थी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चली थी और दूसरे चरण की जनगणना 1 अप्रैल से 2023 से शुरू हुई थी और पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया था। वही दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई थी। और जातीय जनगणना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिख कर किया था। और यह सर्वे जो है करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD को सौंपी गई थी और इस गणना से संबंधित डेटा विजागा मोबाइल ऐप या पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की और इस गणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, यानी 13.07 करोड़ है। और इसमें पुरुषों की संख्या जो है 6.41 करोड़ है। उसके बाद महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत भी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां है और बिहार में लिंगानुपात जो है 953 है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार हैं और बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या जो है 825 है। वहीं बिहार में साक्षरता दर 79.7% है, जिसमें 84.91% पुरुष साक्षरता दर है और 73.91% महिला साक्षरता दर है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है बल्कि सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना एक संघ का विषय है। तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है जनगणना एक संघ का विषय है। देखिए कोटिवार संक्षिप्त विवरण भी दिया हुआ है। सबसे पहले कोटि का नाम लिखा गया है, फिर जनसंख्या, फिर इसके बाद प्रतिशत। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यह 4,70,80,514 है, जो कि 36.01% है टोटल पॉपुलेशन का। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग 3,54,63,936 है, जो कि 27.12% है। अनुसूचित जाति जो है यह बिहार में 2,56,89,820 है, जो कि 19.65% है। सामान्य वर्ग कैटेगरी जो है 2,02,91,679, जो कि 15.52% है। और उसके बाद है अनुसूचित जाति जो है यह 21,99,361 है, जो कि 1.68% है। और टोटल जो हो जाएगा 13,07,25,310 बिहार का पॉपुलेशन हो जाएगा। जाति आधारित गणना के अनुसार जो बिहार में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत दिया हुआ है कि सबसे पहले है हिंदू जो है बिहार में 81.99% है, मुस्लिम 17.7% है, बौद्ध 0.085% है, ईसाई 0.057% है, सिख जो है 0.011% है और जैन हो जाएगा 0.009% हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पृष्ठभूमि दिया हुआ है। तो पृष्ठभूमि में दिया हुआ है कि आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी और आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। नोट में है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया है कि OBC आबादी 52% है और दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया था। उसी के बाद है दूसरा पॉइंट है कि इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। और बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2000
23 एवं 19 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% यथा अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% तथा पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि आर्थिक कमजोर से रूप से कमजोर जो है सामान्य वर्ग के वर्गों के लिए 10% आरक्षण जो है पूर्ववत लागू है। और इस प्रकार इन सभी के वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी में अगला पॉइंट है कि सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक नहीं लगाया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जाति आधारित गणना के अनुसार जो है बिहार में विभिन्न जातियों का प्रतिशत। तो बिहार में यादव जाति का जो प्रतिशत है ये 14.2% है। दुसाध एवं धारी जो हो जाएगा 5.31% है। रविदास 5.26% है। कोयरी 4.2% है। शेख जो हो जाएगा ये 3.82%। मोमिन जो जुला है 3.55% है। उसके बाद ब्राह्मण जो है ब्राह्मण 3.65% है। राजपूत 3.45% है। मुसहर 3.09% है। भूमिहार 2.9% है। कुर्मी 2.8% है। मल्ला 2.6% है। उसके बाद बनिया 2.31% है और कायस्थ 0.6% है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा लोकसभा चुनाव में 2024 में बिहार। तो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के बारे में तथ्यों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे कि पूरे भारत की तरह जो है बिहार में भी लोकसभा चुनाव जो था 2024 या 7 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। और बिहार में कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। और सभी चरणों को मिलाकर के बिहार में कुल 56.19% मतदान हुआ है। और महिलाओं की भागीदारी इसमें 59.39% रही है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 53.27% रही है। महिलाओं के द्वारा सबसे अधिक मतदान यह किया गया सुपौल में 70.55%। बिहार में सुपौल में सबसे अधिक महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया है। और सबसे कम मतदान नवादा में 42.61% हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाजपा ने 12, जेडीयू ने 12, उसके बाद एलजेपी ने 8 ने 5, उसके बाद आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई माले ने 2, उसके बाद एचएएमएस ने 1 और एक निर्दलीय पप्पू यादव ने सीट जीत दर्ज किया है। और बिहार की शांभवी चौधरी जो 25 वर्ष की हैं सबसे कम उम्र की, और जीतनराम मांझी 79 वर्ष के सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं। इस चुनाव में बिहार के कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार भी किया गया है। और सबसे ज़्यादा मतदान जो है कटिहार संसदीय क्षेत्र में 63.76% हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र जहां पे 43.17% ही मतदान हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा बिहार में नोटा को 2.07% वोट मिले हैं। और गोपालगंज को सबसे अधिक 42,863 नोटा को वोट मिले हैं। और हाजीपुर में 36,927 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर नोटा को वोट मिला है। और सबसे कम नोटा वोट जो है पटना साहिब में, जहाँ पे 5559 वोट डाले गए हैं नोटा को। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नई केंद्र सरकार में बिहार के कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए बिहार कैबिनेट मंत्री जो कि बिहार के हैं, सबसे पहले हो जाएंगे श्री जीतनराम मांझी। तो श्री जीतनराम मांझी जो है यह एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह जो कि पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं। उसके बाद चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद 4 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री हैं। श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज्य मंत्री हैं। श्री नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। उसके बाद बिहार के नवनिर्वाचित 40 सांसदों की यहाँ पे सूची भी दी गई है। सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जेडीयू का। तो जेडीयू से जो सांसद चुने गए हैं उनके नाम और निर्वाचन क्षेत्र है। सुनील कुमार जो कि वाल्मीकि नगर के हैं। लवली आनंद शिवहर के हैं। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के।
रामप्रीत मंडल झंझारपुर से। उसके बाद दिलेश्वर कामौत यह हैं सुपौल से। दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से। विजय लक्ष्मी देवी सिवान से। अजय कुमार मंडल भागलपुर से। गिरिधारी यादव बांका से। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से। उसके बाद कौशलेंद्र कुमार जो कि नालंदा से हैं। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीते हैं, जिसमें से 5 सांसद चुने गए हैं। वीणा देवी वैशाली से। चिराग पासवान हाजीपुर से। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से। राजेश वर्मा खगड़िया से। आरती अरुण भारती, यह अरुण भारती हो जाएंगी जमुई से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 सांसद चुने गए हैं, जिसमें डॉक्टर संजय जायसवाल जो हैं पश्चिम चंपारण से। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से। अशोक कुमार यादव मधुबनी से। प्रदीप कुमार सिंह अररिया से। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से। राजभूषण चौधरी यह मुजफ्फरपुर के। जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज से। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी सारण से। नित्यानंद राय उजियारपुर से। उसके बाद गिरिराज सिंह बेगूसराय से। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से। और विवेक ठाकुर नवादा से चुने गए हैं जो कि बीजेपी से चुने गए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के 4 सांसद चुने गए हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से। सुधाकर सिंह बक्सर से। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से। और अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद से चुने गए हैं। उसी के बाद आगे दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सांसद चुने गए हैं। मोहम्मद जावेद चुने गए हैं किशनगंज से। तारिक अनवर कटिहार से। और मनोज कुमार सासाराम से। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 सांसद चुने गए हैं। सुदामा प्रसाद आरा से। और राजा राम सिंह काराकाट से। उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ये सेकुलर के 1 सांसद है जीताराम मांझी हैं। और निर्दलीय केवल 1 सांसद चुने गए हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से चुने गए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा जनगणना 2021 में बिहार और भारत का जो तुलना किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सूचक का नाम लिखा गया है, फिर उसके बाद बिहार और फिर उसके बाद भारत के संदर्भ में 2011 का जनगणना के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या जो है बिहार का 10.41 करोड़ है 2011 के अकॉर्डिंग। और भारत का 121 करोड़ लगभग है। वहीं कुल जनसंख्या पुरुषों में प्रतिशत पूछा गया है तो 52.14% बिहार में पुरुष हैं। और भारत में 51.54% पुरुष हो जाएंगे। कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज बिहार में 47.86 है और भारत में 48.46 हो जाएगा। उसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या जो है बिहार में 9.23 करोड़ है और इंडिया में भारत में 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है ये 88.7% बिहार का हो जाएगा और 68.8% भारत का हो जाएगा। शहरी जनसंख्या जो है बिहार का 1.18 करोड़ है और भारत का 37.7 करोड़ है। शहरी जनसंख्या जो जाएगा प्रतिशत में 11.3% है बिहार का और 31.2% भारत का हो जाएगा। उसी प्रकार 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि जो हुई है बिहार में 25.42% की वृद्धि हुई है और भारत में 17.7% की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो बिहार का लिंगानुपात 918 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। बाल लिंगानुपात जो है बिहार में 935 है और भारत में 919 है। उसके बाद घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का जो घनत्व है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है और भारत में 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। शहरीकरण की बात करें तो बिहार में 11.3% शहरीकरण है और भारत में 31.2% शहरीकरण है। उसके बाद है शहरीकरण का दशकीय वृद्धि। तो शहरीकरण का दशकीय वृद्धि बिहार का 0.8% है और भारत का 3.4% है। 0 से 14 आयु समूह के जनसंख्या का परसेंटेज जो है यह बिहार में 40.02% है और भारत में जो हो जाएगा 30.9% है। वहीं 15 से 59 आयु समूह के जनसंख्या का प्रतिशत जो है बिहार में 53.5% है, भारत में 60.7% है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह के जनसंख्या परसेंटेज जो है बिहार में 6.3% है और भारत में 8.4% है। उसके बाद है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर बिहार का 61.8% है और भारत का 74.04% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार का 71.2% है और भारत का 82.14% है।
महिला साक्षरता दर जो है बिहार का 51.5% है और बिहार का 65.42% साक्षरता दर हो जाएगा महिलाओं का। और साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 2001 से 11 के बीच में, यह 17.9% बिहार में वृद्धि हुई है और 10.9% भारत में वृद्धि हुई है। उसके बाद है ग्रामीण साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है, ग्रामीण साक्षरता दर में यह 59.8% बिहार का हो जाएगा और भारत का 67.8% हो जाएगा। शहरी साक्षरता दर जो है बिहार का 76.9% है और भारत का 84.1% है शहरी साक्षरता दर। उसके बाद है अनुसूचित जाति का प्रतिशत। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है यह बिहार में 15.72% है और भारत में 16.6% है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या का 1.3% बिहार में है और 8.6% भारत में हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान, यह 34 नंबर टॉपिक है। सबसे पहले कृषिगत मद का नाम दिया हुआ है और इसमें उत्पादन में स्थान दिया हुआ है। तो मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है पहला हो जाएगा। लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। लौकी यानी कद्दू के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला हो जाएगा। उसके बाद है जूट एवं पोस्ता। तो जूट एवं पोस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा। सब्जी, फूल गोभी और आलू के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। सूर्यमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा हो जाएगा। शहद के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा हो जाएगा। उसके बाद मत्स्य उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा हो जाएगा। उसके बाद है धान गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान छठा हो जाएगा। उसके बाद है फल के उत्पादन में बिहार का स्थान छठा हो जाएगा और केला के उत्पादन में बिहार का स्थान सातवां हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है जनगणना 2011। बिहार के जिलेवार आंकड़े दिए हुए हैं। यह टॉपिक नंबर 35 है। इसमें सबसे पहले जो है विषय दिया हुआ है, यह सभी बिहार से संबंधित है। सबसे पहले विषय है, उसके बाद प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर जो भी जिले हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा पटना। तो पटना हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जो 58.4 लाख पॉपुलेशन है पटना का। दूसरे स्थान पर हो जाएगा पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले 3 जिलों में सबसे पहले हो जाएगा शेखपुरा, 6.4 लाख हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर शिवहर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर अरवल हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, मधेपुरा हो जाएगा 31.1% वृद्धि हुआ है। उसके बाद किशनगंज दूसरे स्थान पे, अररिया और खगड़िया, ये दोनों जो है दोनों का जनसंख्या वृद्धि जो है 30.2% है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, तो अरवल हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अरवल, 18.9% वृद्धि हुआ है। उसके बाद गोपालगंज और फिर दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा गोपालगंज, ये 221 लिंगानुपात है। उसके बाद सिवान है, फिर उसके बाद सारण है। सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला 3 जिला, इसमें मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद भागलपुर और उसके बाद खगड़िया। तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा और सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाएगा यह मुंगेर हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों में पहला स्थान हो जाएगा किशनगंज का, दूसरे पे कटिहार और तीसरा गया। सर्वाधिक यानी सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला 3 जिला वैशाली हो जाएगा, फिर दूसरे पे पटना और तीसरे पे मुजफ्फरपुर। यानी सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज में हो जाएगा और सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है यह वैशाली में हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में 1 नंबर पे शिवहर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पटना और तीसरे पे दरभंगा हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में पटना जो कैमूर जो हो जाएगा यह टॉप पे हो जाएगा, 1 नंबर पे 488 हो जाएगा। उसके बाद जमुई, फिर बांका। यानी सबसे अधिक घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा शिवहर हो जाएगा 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा यह कैमूर हो जाएगा 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद सर्वाधिक शहरी वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला 3 जिला में पटना हो जाएगा 1 नंबर पे, 43.1% शहरीकरण है। उसके बाद मुंगेर हो जाएगा और तीसरे नंबर पे हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले में
1 नंबर पे पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। और सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, तो सबसे कम शहरीकरण वाले जिले में समस्तीपुर और बांका हो जाएगा। दोनों का शहरीकरण जो है 3.5 हो जाएगा। उसके बाद मधुबनी, फिर जाके कैमूर हो जाएगा। तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना हो जाएगा और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर और बांका दोनों हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिलों में यह हो जाएगा रोहतास, पटना, भोजपुर। उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार हो जाएगा। यानी सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में रोहतास में हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता दर जो हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्णिया में। उसी प्रकार से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला 3 जिला यह भी रोहतास हो जाएगा। उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद बक्सर हो जाएगा। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला 3 जिला यह हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा और फिर सीतामढ़ी हो जाएगा। यानी सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर जो है रोहतास में सबसे अधिक है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो है यह पूर्णिया में है। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो यह रोहतास हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो यहाँ पे यह हो जाएगा सहरसा हो जाएगा। उसके बाद मधेपुरा हो जाएगा और फिर उसके बाद पूर्णिया हो जाएगा। यानी सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले हो जाएंगे रोहतास, 72.5% यहाँ पे ग्रामीण साक्षरता है। उसके बाद औरंगाबाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे भोजपुर हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले, इसमें पूर्णिया हो जाएगा, 48.4% साक्षरता दर हो जाएगा ग्रामीण। उसके बाद कटिहार हो जाएगा, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा। यानी सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर जो है रोहतास में हो जाएगा और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर जो हो जाएगा यह पूर्णिया में हो जाएगा। उसी प्रकार है सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिलों में कैमूर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, फिर उसके बाद मुंगेर हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिलों में शिवहर हो जाएगा 65%, उसके बाद शेखपुरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मधुबनी हो जाएगा। यानी सबसे अधिक शहरी साक्षरता दर जो है कैमूर में हो जाएगा और सबसे कम शहरी साक्षरता दर जो है यह शिवहर में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC% वाले जिले। तो सर्वाधिक सबसे अधिक SC% वाला जिला जो हो जाएगा गया हो जाएगा 30.9%। उसके बाद नवादा, फिर औरंगाबाद। उसके बाद न्यूनतम यानी सबसे कम SC% वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा 6.69%। उसके बाद कटिहार हो जाएगा, फिर भागलपुर हो जाएगा। यानी सबसे अधिक जो हो जाएगा SC% वाला जिला यह गया हो जाएगा और सबसे कम जो हो जाएगा यह किशनगंज हो जाएगा। उसी प्रकार है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST% वाले 3 जिलों में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण 6.35% ST हो जाएंगे। उसके बाद कटिहार हो जाएगा, फिर जमुई हो जाएगा। वही न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST% वाले 3 जिले यह खगड़िया हो जाएगा सबसे कम, फिर समस्तीपुर, फिर औरंगाबाद। तो अगर देखा जाए तो सर्वाधिक ST% वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और सबसे कम ST% वाला जिला जो हो जाएगा यह हो जाएगा खगड़िया हो जाएगा।